ठीक, चले लेक्चर के इस हिस्से में हम अपना चैप्टर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि रिलेट करता है पब्लिक फाइनेंस से। आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड बराबर है किसके? एग्रीगेट डिमांड बराबर है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और इसमें C और I ये दो हमने कंपोनेंट पढ़े हैं चैप्टर नंबर 7 और 8 में डिस्कस हो गए। इसके बारे में बताया था कि हम चैप्टर नंबर 9 में इसकी डिस्कशन करेंगे। तो अब वक्त आ गया कि हम चैप्टर 9 को डिस्कस करें। इसमें मेनली क्या हम डिस्कस करना है, इसमें हम गवर्नमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि हमारा तीसरा कंपोनेंट या डिटर्मिनेंट आप कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड का। और ये हमारा, आपको याद होगा हमने पहली डेफिनेशन में पहली क्लास में पढ़ा था कि 4 पार्टिसिपेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। पहले चैप्टर में भी ये पढ़ा था हमने, कौन कौन से? बायर, सेलर, गवर्नमेंट। तो ये तीसरा गवर्नमेंट की बारी है, वो डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। इसका मतलब प्राइवेट फाइनेंसिंग भी होगी, लेकिन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम पब्लिक फाइनेंस को डिस्कस कर रहे होंगे। हम प्राइवेट फाइनेंस की बात नहीं कर रहे, हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक फाइनेंस की बात। हाँ, कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कंपैरिजन हो, क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपने किसी भी चीज के देखने हो तो फिर आप इसको कंपेयर करते हैं किसी दूसरी चीज से, फिर आपको बेहतर समझ आती है हाँ इसमें ये खसूसियात है। तो कंपैरिजन हम पढ़ेंगे बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, लेकिन मेनली इसमें जो डिस्कशन होगी वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होगी। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम, आपको पता है कि जहां गवर्नमेंट होती है वहां पे गवर्नमेंट का काम टैक्स कलेक्ट करना है, तो वो टैक्सेस भी इसमें डिस्कस करेंगे। और एक गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? चैप्टर नंबर 5 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा 1, उसमें हमने पढ़ा था सबसे मेन जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है पहले नंबर है पे, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें ग्रोथ को भी डिफाइन करेंगे, ग्रोथ के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो ये इसके मेन टॉपिक होंगे। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस को डिफाइन करना है हमने, फिर देखेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, नेक्स्ट फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड देन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के बारे में आपको बताया था कि जब लफ्ज फिस्कल आएगा तो आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक गवर्नमेंट और दूसरा ये टैक्स होगा। फिर उसके बाद टैक्सेस को भी डिस्कस करना है, इसके फंक्शंस देखेंगे। क्लियर? डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के डेफिनेशन बहुत आसान, मैं उधर से नहीं बल्कि इधर ही करूंगा सारा कुछ। पब्लिक फाइनेंस के डेफिनेशन सुने। पब्लिक फाइनेंस के डेफिनेशन है गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट का रेवेन्यू, कहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है और किन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट खर्च करती है, यह है पब्लिक फाइनेंस। कैसे रेवेन्यू को जनरेट करें और किन चीजों के ऊपर ये रेवेन्यू हम खर्च करें अपना, यह है पब्लिक फाइनेंस के डेफिनेशन। पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। आप पब्लिक अथॉरिटीज को अंडरलाइन करके लिखेंगे, गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब लिख रहे हैं। इट डील्स, पर्सनल नहीं उनके पर्सनल नहीं, ये मुल्क के इनकम और रेवेन्यू है। इट डील्स विद हाउ द गवर्नमेंट शुड रेज फाइनेंस, कैसे हम इनकम को जनरेट करें, रेवेन्यू को जनरेट करें, अर्न करें इसको, एंड हाउ स्पेंड इट टू मीट इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। हाउ स्पेंड इट का मतलब क्या है? खर्च करना, टू मीट व्हाट? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? शाबाश अंडरलाइन करके लिख लें, चैप्टर 5 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। क्लियर? पब्लिक फाइनेंस क्या है? गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, कैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है और किन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट खर्च करती है, किस लिए? टू मीट इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ये गवर्नमेंट का मकसद होता है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस में 4 बातें हैं। 4 बातें सुने, कौन कौन सी? गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट के खर्चे, पहले गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट के खर्चे। चल अभी 2 पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितनी तरह का हो सकता है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितनी तरह का हो सकता है? इससे पहले आपके ज़हन में आ रहा होगा सिर्फ एक टैक्स हो सकता है। नहीं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू 2 तरह का हो सकता है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू 2 तरह का हो सकता है, एक होगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स भी होता है रेवेन्यू। सर नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा हो गया? आप जो चालान पे करते हैं बाइक का,
गाड़ी का चालान पे करते हैं, आप कोई फाइन कोई पेनल्टीज पे करते हैं, वो गवर्नमेंट को पैसे जाते हैं। तो वो फाइन, वो पेनल्टीज, वो फीस, या अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है ताकि वो पैसा लोगों पे खर्च करे, तो वो भी गवर्नमेंट का प्रॉफिट होगा, वो भी टैक्स के फॉर्म में नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को। तो जो पैसा इन फॉर्म ऑफ टैक्स मिलता है वो टैक्स रेवेन्यू है, और अदर देन टैक्स होगा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितनी तरह का होता है? 2 तरह का, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू तो आपको पता है कि इनकम पे टैक्स होगा और या फिर एक्सपेंडिचर पे टैक्स होगा, वो टैक्स होता है, वो पैसे गवर्नमेंट को जाते हैं। अगर कोई फीस वगैरह है, कोई पेनल्टीज है, कोई फाइन है, कोई गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, वो वहां से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वहां से प्रॉफिट आ रहा है, तो ये क्या है? ये भी ये रेवेन्यू है गवर्नमेंट का इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स। क्लियर हो गई बात? गवर्नमेंट के खर्चे, पहली बात थी गवर्नमेंट का रेवेन्यू, दूसरी बात है गवर्नमेंट के खर्चे। इट स्टडीज अबाउट टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट बॉडीज। गवर्नमेंट बॉडीज ने किन चीजों के ऊपर खर्च करना है, क्यों खर्च करना है, इसका मकसद भी होना चाहिए कि हम खर्च क्यों कर रहे हैं। तीसरी बात, अच्छा मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी होता है, गवर्नमेंट के खर्चे भी होते हैं, क्या ऐसे हो सकता है कि गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए? उससे पहले तो मुझे आप बताएं, क्या आपके खर्चे कभी ज्यादा हो सकते हैं आपके इनकम से? बिल्कुल होते हैं। तो आप इस सूरत में क्या करते हैं? लोन लेते हैं। किसी महीने आपके खर्चे ज्यादा हो गए, आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करते हैं? आप लोन लेते हैं। अच्छा, अगर गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इतनी अच्छी थोड़ी है, वो दूसरे मुल्क में जाती है और कहता है हम मांगने नहीं आए। गवर्नमेंट भी क्या करती है? लोन लेती है, माजरत। When पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन पब्लिक रेवेन्यू, मींस कि जब गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, तो उस सूरत में गवर्नमेंट क्या करती है? लोन लेती है। 3 बातें कौन सी? गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू, गवर्नमेंट के खर्चे, और जब गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट के रेवेन्यू से एक्सीड कर जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस सूरत में गवर्नमेंट लोन लेती है। और खर्चे और रेवेन्यू को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, कैसे इसको मैनेज किया जाए, इसको नाम देते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इट डील्स विद मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज टू मैनेज पब्लिक फाइनेंस टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये 4 स्कोप है ऑफ पब्लिक फाइनेंस। फिर से बताएं शाबाश। गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया, पब्लिक डेट यानी गवर्नमेंट लोन लेती है, और आखिर में खर्चे और इनकम को कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ से जनरेट करना है, इनकम अर्न करनी है, ये क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मकसद क्या? जो डेफिनेशन में था, टू मीट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? डेफिनेशन और स्कोप क्लियर? इसके बाद है कंपैरिजन बिटवीन प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। कंपैरिजन बिटवीन प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस, ये टेबल कर लेंगे याद? है, हो जाएगा याद, कर लेंगे। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो आप टेबल याद करें। मेरी तो आदत है कि मैं ये सारी चीजें ना याद करवाता हूँ और ना करता हूँ। मैं तो क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 बातें सिर्फ याद करूंगा। बिजनेस साइकिल में मैंने सिर्फ 6 बातें याद की थी, मैंने सारा ये काम नहीं किया। और एक जगह और चैप्टर नंबर 1 में भी डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक फाइनेंसिंग एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उसमें भी हमने ऐसे क्या काम किया था, उसमें भी 6 बातें थी। तो वो मैंने सिर्फ 6 बातें याद की थी, बाकी मेरा क्लियर कवर हो गया था। मैं इधर भी क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 बातें याद करूंगा, बकाया समझूंगा सिर्फ। एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम पढ़े कंपैरिजन बिटवीन प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस आप लोग, और पब्लिक फाइनेंस शहबाज शरीफ साहब, गवर्नमेंट यानी इंडिविजुअल गवर्नमेंट, इंडिविजुअल गवर्नमेंट, इंडिविजुअल गवर्नमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मुझे आप बताएं, आप चादर देख के पाँव फैलाते हैं या पहले पाँव फैलाते हैं और फिर देखते हैं चादर कितनी है? चादर देख के पाँव फैलाते हैं ना। यानी मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं कि क्या आप बाजार जाते हैं और सारी चीजें परचेज कर लेते हैं?
भाई ये भी निकालो, वो भी निकालो, ये चीज़ भी, वो चीज़ भी। अब मुन्ने के जो है वो चीज़ें हैं, मुन्ना भी उधर से एक चीज़ पकड़ रहा है, वो भी लेके आ रहा है, अब ये भी लेना है, ये भी लेना है। जब आपने सारी चीज़ें ले ली, अब आप जेब में हाथ डालते हैं, पैसे लाया भी हूं कि नहीं? पैसे बाद में देखते हैं, क्या आप ऐसे करते हैं? या पहले आप इनकम अपनी देखते हैं, आपके पास पैसे देखते हैं, मेरे पास पैसे कितने, उसके मुताबिक खर्च करते हैं, उतना ही खर्च करते हैं जितनी आपकी इनकम होगी। ऐसा इंडिविजुअल ऐसे करते हैं, हम इंडिविजुअल ऐसे करते हैं ना कि पहले इनकम देखते हैं, हमारे पास पैसे कितने, फिर बाजार जाते हैं, बाजार से उतनी चीजें परचेज करते हैं, या पहले चीजें परचेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनकम देखते हैं। हाँ शाबाश। इंडिविजुअल जो है वो पहले क्या करती है, इंडिविजुअल पहले ये करते हैं कि वो अपनी इनकम देखे खर्च करते हैं, जबकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सारे खर्चे पहले प्लान करती है, उनके पास कोई इनकम नहीं है। ये जो आप सुनते हैं ना बजट बजट बजट, ये बजट होता क्या है, गवर्नमेंट अपने पूरे साल के खर्चे प्लान करती है, उसके बाद गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करना होता है ना जी बात। गवर्नमेंट पहले सारे खर्चे, इस साल हमने क्या क्या करना है, कौन कौन सा खर्चा करना है, ये साल के शुरू में गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अब गवर्नमेंट ने साल के शुरू में सारा प्लान किया, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, पूरा साल रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये फर्क है किसमें, प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस में। बताए एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल क्या करता है या प्राइवेट फाइनेंस वाले क्या करते हैं, वो चादर देख के पांव फैलाते हैं, ये पांव फैलाते हैं, उसके बाद उतनी चादर जो है वो अरेंज करते हैं। गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सपेंडिचर, तो वो अपने रेवेन्यू को उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं, यानी वो खर्चा पहले उन्होंने प्लान किया हुआ है, अब रेवेन्यू को एडजस्ट करना है, अब रेवेन्यू को एडजस्ट करना है, कहां से रेवेन्यू जो है वो अर्न की जाए। बजटिंग, अच्छा आप बताएं कि ये जो गवर्नमेंट का बजट होता है, बजट 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 ये हर हफ्ते बनता है ना, ये हर महीने बनता होगा, 2 महीने का बनता है, ये साल का बजट होता है, ये साल का बजट होता है। और आपका बजट, आप साल का बजट बनाते नहीं, मेनली आपकी चूंकि इनकम महीने मंथली आती है, तो आप ज्यादातर क्या होता है मंथली बेस पे बजट बनाते हैं, या मोर रैपिडली भी ये बजट बनता है अगर आप हॉस्टलाइज हैं तो, फिर आपको पता होगा, फिर तो आपको डेली बजट बनाते हैं कि ये इतने दिन का खर्चा मेरा इतना होगा, ये टोटल खर्चा है मैंने कौन सी कितनी चाय पीनी है दिन में। तो बजटिंग, पता है प्राइवेट फाइनेंस क्या करता है, ये मंथली बजट बनाता होगा या मोर रैपिडली, मंथली या मोर रैपिडली, दोनों सूरतें हो सकती है। अगर आप इंडिविजुअल यानी हाउस होल्ड है वो अमूमन पूरे महीने का बजट बनाते हैं, और उसमें हो हॉस्टल में तो वो हफ्ते का बजट या फिर दिनों के हिसाब से बजट बनता है। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितने जितने हमारे पास पैसे सारे के सारे खर्च हो जाए, हाँ कुछ थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाए, हमारा जो है वो हमारी कोशिश ये होती है कि थोड़ी बहुत सेविंग हो जाए। आप बता सकते हैं गवर्नमेंट का बजट महीने का बनता है, हफ्ते का, पूरे साल का बजट बनता है, और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या, सेव करना है पैसे। नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट ने जब सेविंग शुरू कर दी ना तबाही फिर जाएगी, जब गवर्नमेंट ने सेविंग शुरू कर दी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, या तो इसको बराबर करे, इक्वल करे, या फिर डेफिसिट में ही रहे, सरप्लस कभी नहीं होना चाहिए। पब्लिक अथॉरिटीज मेक बजट ऑन ईयरली बेसिस, public authority do not necessarily run balanced budget, rather they may run deficit to stimulate economic objectives या activities। तो बैलेंस वो कोशिश तो उनकी ये होती है बैलेंस हो, कोई ज्यादा मसला मसाइल ना हो, बैलेंस नहीं है तो फिर डेफिसिट ही हो तो अच्छा है, वैसे डेफिसिट हो तो अच्छा है, लेकिन सरप्लस नहीं होना चाहिए। सर ये सरप्लस तो होना चाहिए, सरप्लस है तो अच्छी बात है, सरप्लस तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, मैं अभी नहीं बता रहा आपको, खुद सोचें कि क्यों अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट का सरप्लस में जाना ये बहुत 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 नुकसान वाली बात है। बोरिंग, बोरिंग का मतलब, बोरिंग का मतलब शाबाश लेना। अच्छा आपके खर्चे आपकी इनकम से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, किसी महीने ज्यादा खर्चा हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे जैसे शादियों का सीजन आता है तो शादी के लिए लोन लेना पड़ेगा, पता नहीं क्यों आपने इतनी महंगी की हुई है शादी, और ईद का मौका है उसके लिए आपको नए कपड़े चाहिए, नए कपड़े चाहिए, और आपने आईफोन भी लेना है उनके लिए, तो ये थोड़ा मसला होगा।
फिर तो आपको लोन चाहिए, बताएं आप क्या करेंगे? आप लोन लेंगे, बाहर के मुल्क जाएंगे और उनसे कहेंगे पैसे दे दो, आईफोन लेना है? नहीं, आप क्या करते हैं? आप साथ वाले से पैसे लेते हैं, आप दोस्त से पैसे लेते हैं, आप अपने दोस्त से पैसे लेते हैं। जबकि अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो वो क्या करे? गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर भी किसी से लोन ले सकती है और पाकिस्तान के बाहर जाके भी ये लोन ले सकते हैं। इनको तो जरा सी शर्म नहीं आती ना, इसलिए बाहर जाके भी लोन ले सकते हैं। माजरत है, लेकिन ये कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज मल्टीपल ऑप्शन ऑफ बोरिंग, फॉर एग्जांपल फ्रॉम होम एंड फॉरेन कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेन कंट्रीज किसी भी मुल्क से, दुबई जाए आप सऊदी अरब जाएं, आप अमेरिका जाएं, उनसे लोन ले लें, या फिर आप ऐसा करें फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन चले जाएं, आप आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जाके भी लोन ले सकते हैं। क्लियर ये तीन बातें? डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, आप जो पैसे कमाते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब इंशाल्लाह मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं लोगों को बुलाऊंगा और इफ्तार डिनर करवाऊंगा और सारे पैसे मैं खर्च करूंगा। क्या ऐसे करते हैं? या अपनी ज़ात पे खर्च करते हैं? ये सारे पैसे आपके अपने हैं, तो आपकी कोशिश क्या होती है? अपने ऊपर खर्च करें। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जेब में डालना। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोगों के ऊपर खर्च करना। हाँ, लोगों के ऊपर खर्च करना। फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ ओवरऑल सोसाइटी, पूरी की पूरी सोसाइटी। ओके, आखिरी है सीक्रेसी ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। सीक्रेसी कैसे कहते हैं? ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। ये फाइनेंशियल मैटर्स, आपकी इनकम जो है वो आपकी ही इनकम है और जाती इनकम है, इसको हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जबकि गवर्नमेंट क्या करती है? डिस्क्लोज करती है, यस करती है। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट इसको डिस्क्लोज करती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट इसको डिस्क्लोज करेगी। फिर से बताएं साहबस, ये 5 बातें। इनकम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्राइवेट इन्वेस्टर क्या करता है? इनकम देख के खर्च करता है, और गवर्नमेंट क्या करती है? खर्चे पहले प्लान करती है, इनकम बाद में एडजस्ट करती है। बजटिंग, प्राइवेट फाइनेंस, इसका बजट महीने का या उससे जल्दी होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाए, थोड़ी बहुत सेविंग। जबकि गवर्नमेंट, ये पब्लिक फाइनेंस वाले क्या चाहते हैं? वो करते क्या? बजट कितने महीनों का बनता है? नहीं, कितने महीनों का नहीं, 12 महीने का या साल का पूरा बनता है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या? प्रॉफिट का माना सेव करना होता है? नहीं, ये चाहते हैं कि अगर ये बैलेंस नहीं भी होता ना तो डेफिसिट हो जाए पर कभी सरप्लस ना हो। बोरिंग्स, प्राइवेट फाइनेंस, इसके खर्चे इसके इनकम से ज्यादा हो गए, क्या करते हैं? ये साथ वाले से लोन लेते हैं। और अगर गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है? साथ वाले से भी लोन ले लो, अगर जरूरत पड़े तो बाहर जाके भी लोन किसी कंट्री से भी ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से भी ले सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। प्राइवेट फाइनेंस वाले का ऑब्जेक्टिव अपनी जात, और गवर्नमेंट का पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा पाकिस्तान। सीक्रेसी ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, यस, आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जबकि गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपेरेंसी इसको क्या करेगी? डिस्क्लोज करेगी। हमने पहले पब्लिक फाइनेंस को डिफाइन किया, उसके स्कोप में हमने 4 बातें पढ़ी, उसके बाद फिर कंपैरिजन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस में 5 बातें थी। फिस्कल बजट या गवर्नमेंट बजट। फिस्कल बजट क्या है? फिस्कल बजट है, आप अकाउंटिंग में बनाते हैं, अकाउंटिंग में आप स्टेटमेंट बनाते हैं ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट या बजट बनाते हैं, इस तरह का आपका बजट बनता है। ये एक अकाउंट है फॉर एग्जांपल। इधर आप क्या करते हैं? इधर आप अपने एसेट लिखते हैं और इधर लायबिलिटीज लिखते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो जिसे कहते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो लिखते हैं। फिस्कल बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू, पैसे आ रहे, एंड खर्चे ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड। जी, अगर कभी ये गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट, अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट लोन लेती है। तो 2 बातें सुने, फिस्कल बजट या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं,
या फिस्कल बजट इज इन डेफिसिट, मतलब इसका ये है कि अगर खर्चे ज्यादा हो रेवेन्यू कम हो, डेफिसिट को अंडरलाइन करके लिख लें, एक्सपेंडिचर ज्यादा, एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो लोन ले लो या मशवरा ले लेना, या लोन ले लेना या फिर मशवरा लिख लेना, लोन या फिर मशवरा। ये मशवरा पढ़ेंगे किसी चैप्टर में। गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है, या तो गवर्नमेंट लोन लेती है या फिर गवर्नमेंट मशवरा लेती है। डेफिनेशन एंड स्कोप क्लियर। डेफिनेशन में पहले हमने पब्लिक फाइनेंस को डिफाइन किया, उसके बाद स्कोप में चार बातें पढ़ी हमने, और पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक के गवर्नमेंट के खर्चे, उसके बाद गवर्नमेंट के खर्चे कभी गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए गवर्नमेंट लोन लेती है, फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हमने कंपैरिजन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस डिस्कस किया, उसमें 5 बातें थी, एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बोरिंग, बजटिंग, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, सीक्रेसी ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, और फिर फिस्कल बजट की डेफिनेशन आ गई, या गवर्नमेंट बजट फिस्कल बजट की डेफिनेशन आ गई। अब दूसरा हमारा क्या है टॉपिक, इकोनॉमिक ग्रोथ। चैप्टर नंबर 5 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 बताएं सब, इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हमने पढ़ा था इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी लिखा होता है ना, ये भी डेफिनेशन सेम हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन जीडीपी या नेशनल आउटपुट ऑफ अ कंट्री, लॉन्ग टर्म इंक्रीज। फॉर्मूला देखें, y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाय y0 इनटू 100, ये ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और रियल जीडीपी हमने यहां पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट क्या है, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी। हमने पढ़ा था रियल जीडीपी, ठीक है। एडवांटेजेस देखें, बल्कि एडवांटेजेस से पहले आपको याद होगा मैंने लिखवाया था जीडीपी ज्यादा मींस के प्रोडक्शन ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा लेबर हम हायर करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, और साथ में ये भी लिखा था कि इनकम ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा, लोग ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो फिर बताएं लोगों की इनकम ज्यादा होगी और पुअर्टी भी खत्म हो जाएगी। तो वो सारी जो बातें मैंने उस वक्त लिखवाई थी ना, वो ये पढ़ लें। देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से लोगों की इनकम ज्यादा, हाई लिविंग स्टैंडर्ड। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जब प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा लेबर को हायर करना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उसकी वजह से लोगों की इनकम ज्यादा होगी तो ज्यादा टैक्स मिलेगा हमें, टैक्स बेनिफिट्स, और जब सारे लोग क्या एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये इसके एडवांटेजेस है। ग्रोथ के डिसएडवांटेजेस देखें, ज्यादा ग्रोथ के लिए हमें ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें फैक्ट्रीज चाहिए, फैक्ट्री कैसे बनाएंगे, कहां पे बनेंगी फैक्ट्रीज, कहां पे एस्टेब्लिश होंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ इन इकोनॉमी है साइड इफेक्ट ऑन एनवायरमेंटल, फॉर एग्जांपल एयर एंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्टेज, रोड कंजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ज्यादा प्रोडक्शन की। ज्यादा फैक्ट्रीज होंगी तो आपको पता है फिर ये साइड इफेक्ट तो होंगे। अच्छा, फैक्ट्री ज्यादा होंगी, फैक्ट्री प्रोडक्शन ज्यादा। इस फैक्ट्री में पहले प्रोडक्शन हो रही थी 5000 यूनिट्स, अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन हो रही है 50,000 यूनिट्स। ये 50,000 यूनिट्स से जो प्रॉफिट जनरेट होगा, ये प्रॉफिट किधर जाएगा, किसकी जेब में जाएगा, मालिक की जेब में, जिसको हमने क्या नाम दिया था, इंटरप्रेन्योर। और यहां पे काम करने वाले कौन होंगे, मजदूर। ये प्रॉफिट का हिस्सा मजदूर को मिलेगा, नो, प्रॉफिट का हिस्सा मजदूर को नहीं, मजदूर तो वो अपनी थोड़ी सी जो इनकम है उसकी सिर्फ वो वही ले रहा है। अब ज्यादा प्रॉफिट किसको मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर।
आसान अल्फाज में, आसान भाषा में इस कॉन्सेप्ट को समझें। वो कहना बेसिकली ये चाह रहा है कि ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से, जब नई फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो एंटरप्रेन्योर की इनकम बढ़ेगी। इनकी इनकम भी बढ़ेगी पर एंटरप्रेन्योर की बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब यह है अमीर अमीर तर हो जाएगा और गरीब गरीब तर। ये जो गैप है बिटवीन अमीर एंड गरीब, ये मजीद बढ़ जाएगा, ये मजीद बढ़ जाएगा। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि इसको कम करे। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ये गैप मजीद बढ़ रहा है। इंक्रीज आउटपुट एंड नेशनल इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रूट जो है वो कौन एंजॉय कर रहा है, रिच पीपल। इकोनॉमिक ग्रोथ आर लिमिटेड टू रिच पीपल ओनली। रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, तैसा बस ग्रोथ ज्यादा मींस के प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा का मतलब जीडीपी ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा। जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा तो इट विल लीड टू रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। इस एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड, ये भी तो प्राइस में इंक्रीज है ना, और ये भी प्राइस में इंक्रीज है। प्राइस ज्यादा, और प्राइस ज्यादा को हम क्या नाम देते हैं, इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड may result in demand pull inflation। अंडरलाइन करें डिमांड पुल इन्फ्लेशन को, लिख लें। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को अंडरलाइन करके लिखें। इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, लिख लेंगे, अंडरलाइन करके ऊपर लिखेंगे। और यहां पे लिखे वर्सेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मैंने लिख लिया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसको अंडरलाइन करें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को, और लिखे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को अंडरलाइन करके लिखें, इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये इंक्रीज इन प्राइस क्या है, ये इंक्रीज इन प्राइस का नाम ही तो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड के ज्यादा होने की वजह से, इसका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन प्राइस मींस के इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो आपने लिखा हुआ है। क्लियर, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ेंगे ये आगे फ्यूचर में किसी चैप्टर में आएगा। रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन एक डिसएडवांटेज है, एक कॉस्ट है। सोशल प्रॉब्लम्स, टू इंक्रीज आउटपुट इंक्रीज वर्किंग आवर ऑफ लेबर में कॉज डिस्टर्बेंस। प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, ओवर टाइम लगवाएंगे। ओवर टाइम की वजह से क्या होगा, उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होगी। यानी 14-15 घंटे वो काम कर रहा है, घर जाके अगर कोई उसे कहता है कि दूध दही लेने भेजता है, तो फिर वो आगे से गुस्सा करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सारा दिन दूसरों के काम करते हैं, नहीं थकते, जब घर वाले कहते हैं दूध ले आओ तो फिर मसला। करंट अकाउंट डेफिसिट, इफ प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन इंपोर्टेड रिसोर्सेज ग्रोथ में रिजल्ट इन करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब इसका ये है कि अगर हमने प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल। अगर ये रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो पैसा बाहर जाएगा, तो जब पैसा बाहर जाएगा तो बाहर जो पैसा जाता है वो क्या होता है, आउटफ्लो, आउटफ्लो। तो इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है। कुछ बात समझ आई? क्या पढ़ा हमने, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेशन स्कोप के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके डेफिनेशन, फिर एडवांटेज में 4 बातें थी और ये डिसएडवांटेज में 5 बातें हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये दोनों हो गए, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था 6 या 6, आसिम भाई 6 ये 6 है, 6 चेंजेस
इन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम वाला, इसमें इस तरह कोई टेबल एक बना हुआ था, इधर लिखा हुआ था अगर आपने इंक्रीज करना है एग्रीगेट डिमांड को, हाँ तो आप कर सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट वाला था। कैसे? इधर लिखा होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी याद है कुछ, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, और दूसरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है तो लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज, और बताया था कि यही वो पॉलिसीज है जो हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। तो अब वक्त आ गया कि इसको डिस्कस किया जाए। फिस्कल पॉलिसी, पहले ये बताएं किसकी पॉलिसी होगी, ये है किसकी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज। किस लिए? गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है ये, क्या करती है इसमें गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। कैसे गवर्नमेंट कैसे ये पॉलिसी बनाती है, कैसे एग्रीगेट डिमांड को ये इन्फ्लुएंस करती है, थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, खर्चा, टैक्सेशन क्या है, रेवेन्यू, थ्रू गवर्नमेंट का रेवेन्यू एंड खर्चे। नोट से नहीं अभी पढ़ाया आपको, लेकिन डेफिनेशन आपको याद करवा दी। कौन सी, क्या क्या है ये डेफिनेशन फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल मींस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिसके जरिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है किस चीज को, एग्रीगेट डिमांड को। कैसे? थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। अल्लाह करे यही लिखा हो, अल्लाह करे यही लिखा हो। ये कुछ चीजें मैंने छुड़वाई है, मैं बताता हूँ। Fiscal policies are policies undertaken by government to achieve macroeconomic objectives by influencing aggregate demand through government spending and taxation. Clear? कितनी तरह की पॉलिसी है, दो तरह की पॉलिसी है। कौन कौन सी? एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशन किसे कहते हैं, इंक्रीज करना। एक्सपेंशन किसे कहते हैं, इंक्रीज करना, किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ या एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना, वो कहलाती है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज उधर भी हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपने लिखा भी हुआ था, बल्कि चैप्टर 6 में, ये चैप्टर 6 में इसके साथ लिखा हुआ था आपने, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट, इंक्रीज इन सब्सिडी, डिक्रीज इन टैक्सेस, ये चार बातें लिखी थी। ये किसके साथ है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज में होगा, दीज पॉलिसीज सीक टू डिक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, decrease in government spending, decrease in transfer payment, increase in subsidy, decrease in subsidy and increase in taxes। यही लिखा होगा, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब यही है ना। अच्छा, इसको कहा जाता है एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज, एंटी इन्फ्लेशनरी, और इन्फ्लेशनरी के साथ लिखा हुआ है एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसीज। चलो भाई, चैप्टर 6 दोबारा, चैप्टर 6 की बातें फिर से शुरू हो गई। ये है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये एग्रीगेट डिमांड है, जीडीपी या नेशनल आउटपुट, और जनरल प्राइस लेवल, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और आपको पता है ये जो गैप है इसको हम क्या नाम देते हैं, डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप, डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो आउटपुट का गैप, ये आउटपुट का गैप जो ज़्यादा है, मींस क्या है कि जितनी हम प्रोडक्शन कर सकते थे उतनी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, इनएफिशिएंसी हमारी। अब हमने इस गैप को ख़त्म करना है तो क्या करें, ये गैप
डिफ्लेशनरी आउटपुट गैप है, या इसको डिप्रेशन भी कहते हैं आपको आप, ये डिफ्लेशनरी गैप है। इस डिफ्लेशनरी गैप को कैसे खत्म करें? हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करें। गवर्नमेंट स्पेंडिंग है क्या? जी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है? जी। और ये जी किसके कंपोनेंट में आता है? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट में। जी ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, जी ज्यादा तो ये एग्रीगेट डिमांड ज्यादा। क्लियर? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करें, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट किसे कहते हैं? अंडरलाइन करें और लिखें वन वे पेमेंट। आपने चैप्टर 5 में ये ट्रांसफर पेमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी इनकम मेथड में। वन वे पेमेंट कहते हैं इसको, यानी गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल को पैसे देता है या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो बताएं जब गवर्नमेंट इंडिविजुअल को पैसे देंगे या इंडिविजुअल एक दूसरे इंडिविजुअल को पैसा देगा तो बताएं क्या उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही है। तो कंजम्पशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो वो ज्यादा, तो इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा। इंक्रीज इन सब्सिडी, सब्सिडी किसे कहते हैं? टैक्स रिडक्शन को। टैक्स कम तो कंजम्पशन ज्यादा, पढ़ा था ना हमने चैप्टर 7 में। टैक्स कम तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, तो ये जब दोनों चीजें ज्यादा हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा। डिक्रीज इन टैक्सेस या इंक्रीज इन सब्सिडी एक ही बात है, एक ही बात है। क्लियर? तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। एग्रीगेट डिमांड को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से बताएं कौन सा गैप खत्म होगा? कौन सा गैप खत्म होगा? डिफ्लेशनरी गैप खत्म हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप खत्म हो जाएगा। क्लियर है? लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई या शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। इस वक्त इकोनॉमी, इस वक्त एग्रीगेट डिमांड ये, तो ये इक्विलिब्रियम, इफेक्टिव डिमांड, ये एक्चुअल आउटपुट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इस गैप को क्या नाम देंगे? इस गैप को क्या नाम देंगे? इनफ्लेशनरी आउटपुट गैप। ये जो गैप है ये इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप है। इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? कैसे इसको खत्म कर सकते हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करके। जी कम तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम तो इनवर्ड शिफ्ट। इन डिक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट कम तो सी भी कम और आई भी कम, तो एग्रीगेट डिमांड कम। इंक्रीज इन टैक्सेस, खर्चे ज्यादा तो कंजम्पशन कम, कंजम्पशन कम तो एग्रीगेट डिमांड कम। डिक्रीज इन सब्सिडी, सब्सिडी कम तो कंजम्पशन भी कम, तो एग्रीगेट डिमांड भी कम। तो ये पॉलिसीज हम क्यों इंप्लीमेंट करते हैं? रिड्यूस करना इन्फ्लेशनरी गैप को, और इधर डिफ्लेशनरी, इसलिए इसको कहा जाता है एंटी डिफ्लेशनरी, और इसको कहा जाता है एंटी इनफ्लेशनरी। जैसे वायरस हो ना तो आप एंटीवायरस खाते हैं, बैक्टीरिया है तो एंटीबैक्टीरियल खाते हैं, तो इसी तरह अगर इन्फ्लेशनरी है तो एंटी इन्फ्लेशनरी, अगर डिफ्लेशनरी है तो एंटी डिफ्लेशनरी। क्लियर? यहां तक बात समझ आई? ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स बताओ शाबाश। ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव वही है जो आपने चैप्टर 5 की लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में पढ़े थे। लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, पास कीजिए पास, ओके ठीक है जी। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट किसे कहते हैं? अच्छा एक बात बताएं मुझे, जहाँ पे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, आपने देखा होगा कि वदर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा नहीं होते। ऐसे क्यों होता है? अगर कहीं पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे आसपास आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं नजर आएंगे, या होंगे भी तो एक दो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स। जहाँ पे गवर्नमेंट के पार्क्स हैं वहाँ पे पब्लिक पार्क्स, यहाँ पे प्राइवेट के इस तरह के जॉयलैंड और वो ये चीज़ें नहीं होती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह, अच्छा हाँ, जिधर गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होंगी उधर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है
कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, चूंकि वो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या वो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट होती है, तो लोग ज्यादातर उसकी तरफ जाते हैं। और फिर प्राइवेट इन्वेस्टर वो किस लिए बैठा हुआ है, वो तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठा हुआ है, तो उससे उतना एडवांटेज, उतना फायदा नहीं मिलेगा। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मींस इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में लीड टू डिक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, इफ गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर ऑन हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस, देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन दीज एरिया विल रिड्यूस। हाँ वैसे होंगे, लेकिन उस मखसूस इलाके में जो प्राइवेट इन्वेस्टर होगा वो नहीं आएगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, दो दोस्त थे, अब आधा घंटा वो एक टेबल पे उन्होंने लगाया, थक के बैठ गए। एक कहता है यार आधा घंटा हो गया, हमसे एक टेबल भी नहीं उठाया गया। दूसरा दोस्त कहता है अच्छा हम उठा रहे थे। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, दूसरा नीचे की तरफ कर रहा है, तो फिर जाहिर है वो तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी को अंडरलाइन करें। मॉनेटरी पॉलिसी ये कौन सी पॉलिसी होती है, ये होती है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी। लिख लें, इसको अंडरलाइन करें ऊपर, सेंट्रल बैंक पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को अंडरलाइन करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी। ये कौन सी पॉलिसी होती है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी। इधर लिखें इसके साथ, मनी सप्लाई, या लिखें टू कंट्रोल मनी सप्लाई। फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का मतलब यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम क्या करें, एग्रीगेट डिमांड को कम करें। अगर गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को कम करना चाहे और मॉनेटरी पॉलिसी वाले मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहें, मनी सप्लाई ज्यादा तो कंजम्पशन ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा। यानी मॉनेटरी पॉलिसी वाले चाहते हैं कि खाला की तरफ हो, फिस्कल पॉलिसी वाले चाहते हैं फुप्पो की तरफ हो, तो दोनों में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, फिर नहीं होनी मुन्ने की बात कहीं पे पक्की। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक and fiscal policy is implemented by government. If both organizations do not work in coordination with each other, both policies may fail. मियां बीवी राजी नहीं है। forecast कहते हैं फ्यूचर को प्रोडिक्ट करना, देखना। फिस्कल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन ऑफ मेनी इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जैसे कि अच्छा, फॉरकास्टिंग कहते हैं फ्यूचर में ये देखना एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड कम, ये देखना पड़ेगा किसको, मल्टीप्लायर को देख के हम डिसाइड करते हैं। या एस्टिमेटेड टैक्स रिसीट, इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट इफेक्ट ऑफ दीज वेरिएबल ऑन जीडीपी। कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता। आपने लिमिटेशन मल्टीप्लायर के पढ़े थे ना, मल्टीप्लायर की लिमिटेशन क्या है, अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो मल्टीप्लायर डज नॉट वर्क। लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स वो परचेज नहीं कर रहे, वो टेम्परेरी है, तो बस फिर भी आपका मल्टीप्लायर तो बढ़ेगा नहीं। और ऐसा हमने अज्यूम किया था एमपीसी, एमपीटी एंड एमपीएम शुड रिमेन कांस्टेंट। ये कहां लिखा हुआ है, कैसे हो सकता है ये, क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते। टाइम लैग, ये भी बताया था आपको, इस लाइन ने आपकी जिंदगी नहीं छोड़नी। देयर मे बी कंसीडरेबल टाइम लैग बिटवीन प्लानिंग अ फिस्कल पॉलिसी एंड सीइंग इट्स रिजल्ट। कब आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट की है और पता नहीं इसका रिजल्ट कब आएगा। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टैक्स, आपको याद हो कि ना याद हो, चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 में बताया था कि अगर सारी चीजों पर टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना हो तो बेहतर फैसला क्या है कि कौन सा टैक्स इंक्रीज करे, डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज करे या इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज करे। डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करे क्योंकि वो है टैक्स ऑन इनकम, इनकम वो एक ही दफा टैक्स लगेगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करते हैं तो वो खर्चों पे टैक्स है, खर्चे तो हम बार बार करते हैं और इसकी वजह से ओवरऑल कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो जब कंजम्पशन कम होगी तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी डिस्टर्ब होगा, वो भी कम हो जाएगा। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टैक्स। कुछ बात समझ आई? अगला हमारा छोटा सा टॉपिक है फंक्शन ऑफ टैक्स। आप ऐसा करें, फंक्शन ऑफ टैक्सेस के साथ लिखें इधर
इधर फंक्शन ऑफ टैक्स के साथ लिखें FAR1, लिख लें कुछ नहीं होता। FAR1 का मतलब ये नहीं FAR1 में पढ़ेंगे, FAR1 इसलिए लिखवाया, F फॉर फिस्कल, A फॉर एलोकेशन, R फॉर रेगुलेटरी, 1 इंसेंटिव के लिए। तो बस सिर्फ ये याद रखने के लिए कि 4 इसके फंक्शंस हैं, फिस्कल, एलोकेशन, रेगुलेटरी, इंसेंटिव्स। भूल जाते हैं ना चीजें, इसमें हेडिंग्स ज्यादा है, तो इसको लिखें FAR1, फिस्कल, एलोकेशन, रेगुलेटरी एंड इंसेंटिव्स। फिस्कल का लफ्ज फिर आ गया, फिर गवर्नमेंट और वही टैक्स, गवर्नमेंट और टैक्स इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट कैन यूज, कौन यूज कर सकता है? गवर्नमेंट यूज कर सकती है, यूज टैक्सेस टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। आप बता सकते हैं कैसे गवर्नमेंट यूज कर सकती है टैक्स को, किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए? एग्रीगेट डिमांड को। अच्छा, अब इस इन्फ्लुएंस में पता है कौन कौन सी बात छुपी हुई है? इस इन्फ्लुएंस में छुपा हुआ है एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना, इसमें छुपा हुआ है एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करना। बताएं कैसे? एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आपने पढ़ी है। अगर एक्सपेंशनरी चाहते हैं आप, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको टैक्सेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को हम कम करें, तो फिर आपको कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। उसमें क्या करेंगे आप? इंक्रीज करेंगे टैक्स रेट को। इन द इकोनॉमी टू मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्सेस आल्सो रेज रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट टू स्पेंड ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। एलोकेशन, कैसे इसको एलोकेट किया जाए? एलोकेट किया, टैक्सेस आर tools used by government to reallocate income between rich and poor to reduce inequality of income and wealth। जो सबसे बड़ा मसला था वो हमारा हल हो जाएगा। बताएं शाबाश, कैसे इसकी एलोकेशन होनी चाहिए? गरीब पे टैक्स ज्यादा, अमीर पे टैक्स कम। क्योंकि पहले दिन जब हमें गवर्नमेंट मिली थी, हमने ये ऐलान किया था इंशाल्लाह सारे गरीबों को खत्म करेंगे, और ऐसे करेंगे टैक्स इतना इंक्रीज करेंगे कि सारे मर जाएंगे, गरीब खत्म। कैसे कैसे पॉलिसीज होती है? नहीं, ऐसे नहीं होगा। अमीर पे टैक्स ज्यादा और गरीब पे टैक्स कम होना चाहिए। ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। रेगुलेटरी, रेगुलेशन से निकला है रेगुलेटरी। रेगुलेशन, किन चीजों के ऊपर टैक्स ज्यादा होना चाहिए, किन चीजों के ऊपर टैक्स कम होना चाहिए। चैप्टर 1 में ये भी पढ़ा हमें, और उसके बाद हमने ये चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। टैक्सेस ज्यादा तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन कम होगी या ज्यादा होगी। फिर चैप्टर 7 में भी आपने पढ़ लिया। गवर्नमेंट, अच्छा सिगरेट पे टैक्स ज्यादा होना चाहिए कम? लग्जरीज है ना ये? नो, ये तो नेसेसिटीज और उसमें पढ़ा था हमने, हार्मफुल गुड्स। तो जो जो जिसको सोसाइटी नापसंद करती है, जिसको हमने नाम दिया था डीमेरिट गुड्स, और पढ़ा था इसको सोसाइटी नापसंद करती है, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। मैं दिखा रहा था आपको। इस पर टैक्सेस क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसको क्या करती है? डिस्करेज करती है। गवर्नमेंट ने अगर किसी प्रोडक्ट को डिस्करेज करना हो तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स रेट को इंक्रीज करती है। अगर इनकरेज करना हो, टैक्सेस कम, टैक्सेस कम। गवर्नमेंट uses taxes to encourage or discourage production and consumption of goods by charging higher taxes on harmful or luxuries and by providing subsidies on necessities of life। लिख ले harmful, ये harmful को अंडरलाइन करें, लिखे सिगरेट, लग्जरीज को अंडरलाइन करें और लिखें आईफोन। सब्सिडी ऑन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, क्या लिखेंगे शाबाश? नेसेसिटीज के डेफिनेशन में क्या लिखा था? रोटी, कपड़ा, मकान। इंसेंटिव, इंसेंटिव, इंसेंटिव कहते हैं कि आप अगर आप किसी को अप्रेस करते हैं, किसी अचीवमेंट पे आप इसको शाबाशी देते हैं। आप लिखेंगे एग्जांपल, अरशद शरीफ लिखे। अरशद शरीफ क्या नाम था? वो अरशद नदीम, अरशद नदीम लिखे यहाँ पे। अरशद नदीम, मरियम साहिबा गई थी ना, और उन्होंने पैसे भी दिए थे, और साथ में ये भी कहा था आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ये क्या है? टैक्स इंसेंटिव्स हैं। जब आपके पास परफॉर्मेंस पे किसी को अप्रिशिएट करने के लिए टैक्स रिड्यूस करते हैं, टैक्स रिबेट देते हैं, उसे सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, इसका नाम है इंसेंटिव्स। इसी तरह हम कुछ फॉर्म्स, जैसे कि आपने सुना होगा कि ये आईटी सेक्टर्स में जो टैक्स है वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको इनकरेज करती है।
इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट ने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इसको इनकरेज करती है। टू अप्रिशिएट पास्ट अचीवमेंट ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ सोसाइटी, सम स्पेशल टैक्स रिडक्शन और एग्जेम्पशन आर गिवन टू देम। अरशद नदीम भाई को कहता है आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। कुछ स्टेजेस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, सुनते जाएं। ट्रेडिशनल सोसाइटी स्टेज, इसके साथ लिखें पत्थर वाला ज़माना, जब लोग पत्ते खाते थे, पत्थर वाला ज़माना। ये पत्थर वाले ज़माने में क्या होता था, ग्रोथ बहुत कम थी उस वक्त, लोग जानते नहीं थे कि टेक्नोलॉजी भी कोई चीज़ है। उस वक्त ज़िंदगी का गुसर बसर उनका क्या था, फार्मिंग, एक्सट्रैक्शंस एटसेट्रा, एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ थी इनकी। लेबर फोर्स अनस्किल्ड है, क्यों? क्योंकि एजुकेशन है कोई नहीं। यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एट बेसिक लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल पे वो चीज़ों को जानते थे, इससे ज़्यादा नहीं। वो एक लतीफ़ा मशहूर है ना कि वो क्या, कौन सी मशीन है जो यूज़ करते हैं गंदम के लिए, थ्रेशर। वो फर्स्ट टाइम ले गए तो उन्होंने इसके सामने चारा रख दिया, ये कितना सख्त जानवर है, ये देखो ये चारा नहीं खाता। तो लोगों को चूंकि पता नहीं था कि टेक्नोलॉजी भी कोई चीज़ है, और जब वो चलने लगा तो सारे भाग गए इसके उसके शोर से, कि पता नहीं इसको बुखार हो गया, क्या हो गया इसको। प्री टेक ऑफ स्टेज, ये पत्थर वाला ज़माना है, लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, बस बेसिक्स सिर्फ पता है। और जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी इनको ज़िंदगी का अवसर बसर है, वो क्या करते हैं, फ्रॉम एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, और प्लस लेबर जो है वो अनस्किल्ड है। प्री टेक ऑफ स्टेज, उड़ान भरने से पहले, उड़ान भरने से पहले क्या होता है, उड़ान भरने से पहले आप सीट बेल्ट बांधते हैं, उड़ान भरने से पहले सीट बेल्ट बांधते हैं। यानी अब थोड़ा बहुत हम आइडिया हो गया, हम उस जगह पे आके खड़े हो गए जहां से ये रेवोल्यूशन, जहां से ये जो ट्रेडिशनल स्टेज था वो खत्म हो रहा है। अब हम मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गए। अब हमने मशीन से जो है वो कटाई कर रहे हैं, या बीज अगर वो बो रहे हैं तो वो भी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेज है, ये इंट्रोडक्टरी स्टेज है। ये है उड़ान भर लिया हमने, टेक ऑफ स्टेज। ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा, कॉन्सेप्ट इसमें और कोई नहीं है। टेक ऑफ स्टेज, दिस इज स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब लोग जो है वो इंडस्ट्री की चीज़ों की तरफ जाने लगे। अब वो गंदम की रोटी नहीं, हम तो बर्गर खाएंगे। ड्राइव टू मेच्योरिटी, ये बिल्कुल पीक पे, बिल्कुल पीक पे। दिस इज द स्टेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी इज मोर रेलेवेंट इन द इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी इज मोर रेलेवेंट। आज सब कुछ जो है वो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। अब ये नहीं सारी चीज़ को रिप्लेस किए। और एक स्टेज ये भी है, अच्छा ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है। ये वो बता रहा है कि पहले ये हो रहा था, उसके बाद फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये, अब जो है वो आजकल ये, आगे नेक्स्ट दौर में पता नहीं क्या होगा, तो वो भी यहाँ पे हम मजीद ऐड करेंगे, यानी प्लस माइनस जो है उसमें पॉसिबल है। स्टेज ऑफ हाई मैस कंजम्पशन, हाई मैस कंजम्पशन है, कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है, और तकरीबन 99% कंजम्पशन जो है वो क्या, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। Here economy flourishes in a capitalist system characterized by mass production and consumerism. कंज्यूमर अपनी मर्जी से जो मर्जी कंज्यूम करे, और इसी तरह प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से जो मर्जी प्रोड्यूस करे, चाहे मेरिट गुड हो या डीमेरिट हो, कोई पूछने वाला नहीं है। पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस, पीपल एंजॉय हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोग जो है इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारे जो स्टेजेस हैं वो किसके, इकोनॉमिक ग्रोथ के, कि कैसे इकोनॉमी ने ग्रो किया, ये स्टेजेस है। आपके लिए जरूरी क्या है कि आप इसकी तरतीब को फॉलो करेंगे, तरतीब को फॉलो करेंगे, बाकी इसके नाम याद रखेंगे तो बस काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें वो कॉम्प्लेक्सिटीज क्या ऐड कर सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताएं वो स्टेज बताएं, उस स्टेज का नाम बताएं जिसमें आप इसको आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेज है, इसके साथ बेशक लिख सकते हैं आप इंट्रोडक्टरी स्टेज। जब वो कहेगा कि हाई लिविंग स्टैंडर्ड है तो वो स्टेज ऑफ हाई मैस कंजम्पशन है। अभी तक इसमें जो सवाल आया वो सिंपल ही है, और वो बस सिर्फ यही पूछता है कि कौन सा स्टेज, नीचे 4-5 स्टेजेस गिवन है, और आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोस्टर स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इतना ही पूछेगा।
वैसे तो यहाँ तक आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ इंडिकेटर बिजनेस साइकिल के जो हमने प्रीवियस इसके पार्ट में देखे थे, आपने ऐसे करना है कि इसके सिर्फ नाम याद कर लेने। ये इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस, मैन्युफैक्चर न्यू ऑर्डर, न्यू बिल्डिंग परमिट्स। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। कल हमने बिजनेस साइकिल ड्रॉ किया था, अब इसके इंडिकेटर से क्या मुराद है? इंडिकेटर से मुराद ये है कि हम इस वक्त किस फेज में खड़े हैं, यानी इकोनॉमी किस फेज से गुजर रही है। यह ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, और फिर हमने कहा था कि ये जो बिजनेस साइकिल होता है वो कंसिस्ट ऑफ बूम यानी पीक, ट्रफ, इसको नाम दिया था रिसेशन एंड रिकवरी, और फिर ये हम पीक या बूम पे पहुंच जाते हैं। 3 डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। अगर आप इस वक्त इधर हैं तो आप किस स्टेज से गुजर रहे हैं, आप किस स्टेज से गुजर रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर। इकोनॉमी तकरीबन 3 महीने से 12 महीने तक, ये उससे पहले यानी ये पास्ट की बात हो रही है, 3 to 12 मंथ बिफोर इकोनॉमी किस फेज में थी, इसको हम कहते हैं लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। यानी फॉर एग्जांपल अगर 3 से 12 महीने का ड्यूरेशन ये है तो इकोनॉमी किस फेज में थी, किस फेज से गुजर रही थी, रिसेशन। या अगर आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहें तो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि इकोनॉमी किस फेज से फ्यूचर में किस फेज में दाखिल होगी। एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। 2 मिनट में ये बहुत आसान हो जाएगा। कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंट नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। अगर आज आपने मुझे बताना है कि पी का ये ट्रफ है, आपने बताना है पी का ये ट्रफ है। नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, आज नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, यानी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, पी का ट्रफ, पीक। एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, ट्रफ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, प्रोडक्शन ज्यादा, तो इसका मतलब जीडीपी ज्यादा, तो जब जीडीपी ज्यादा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा, पीक। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम है तो ट्रफ। यही सारी बातें लिखी होंगी। If firms are operating at full capacity, at so economy is at peak. High level of employment means economy is at peak. Low level of employment means economy is at trough. If firms are not operating at full capacity या underutilization of resources, economy shows trough. पर्सनल इनकम्स, लोगों की इनकम ज्यादा मींस के एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो लोगों की इनकम ज्यादा तो पॉवर्टी कम और लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई। If people are earning high income, signal of strong economy. Manufacturing trade sales. Manufacturing यानी जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीजें, वो एक तो वो जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको भी पूरा कर रहे हैं और न्यू ऑर्डर्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यू ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से इसका भी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की सिग्नल। इधर से भी हमें इंडिकेशन मिलेगी कि इकोनॉमी जो है उसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, नहीं जीडीपी ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा तो इकोनॉमिक ग्रोथ। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, पब्लिक फाइनेंस में की डेफिनेशन पहले, उसके बाद स्कोप में 4 बातें थी, फिर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस और फिस्कल बजट की डेफिनेशन थी, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन, फिर उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की 4 एडवांटेज और 5 डिसएडवांटेजेस, फिर रोस्टो स्टेजेस 5, और फिर ये इंडिकेटर्स आपके सामने। फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंसरी डेफिनेशन उसकी, एक्सपेंसरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 5 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है, और फिर लिमिटेशंस भी है 5 या 6 शायद। फंक्शन ऑफ टैक्सेस 4 टैक्सेस फंक्शन ऑफ टैक्सेस है, FR1 जिसका आपने लिखा था। इसके साथ ही हमारा
ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।